नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकात कराते हैं। साथ ही स्वास्थ्य जगत में जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, दवाइयों को लेकर के और टेक्नोलॉजी जो नई आ रही होती है उसको लेकर के हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। साथ ही हम आपकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, चाहे वो सौंदर्य से जुड़ी हुई समस्याएं हों, चाहे आपकी जो स्वास्थ्य है उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनके समाधान भी उनके विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करा करके लेके आते हैं। आज हमारा जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं उसका टॉपिक जो है आपकी सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। खासतौर से महिलाओं का जो सौंदर्य है उस पर हम आज बात करेंगे और उस सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं आपके स्तन। ये एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता रहा है। इस सब्जेक्ट पर अक्सर बात करने में लोगों को हिचक होती है, खासतौर से जब महिलाएं सोचती हैं कि उनका इस तरह का कुछ, अगर वो सर्जरी की बात सोच रही हैं और कुछ इस तरह की एडवाइस लेना वो चाहती हैं, तो उनको कई बार झिझक होती है कि वो कैसे इस सब्जेक्ट पे बात करें। इसीलिए ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्प करने जा रहा है, ताकि उनके मन में इस विषय को लेकर के जितने सवाल हैं उनके उत्तर मिल सकें और वो एक सही विशेषज्ञ की सलाह लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ सकें। ये जो विषय है प्लास्टिक सर्जरी क्षेत्र का विषय है और इसके अंतर्गत एक जो सर्जरी होती है वो किस तरह से सर्जरी होती है, किस तरह की उसमें इम्प्लांट्स होते हैं, कैसे उसकी तैयारी की जाती है, कौन लोग उसके लिए उपयुक्त होते हैं, सर्जरी की क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किसके लिए ये सूटेबल है, किसके लिए नहीं है, ऐसे तमाम प्रश्नों के हम इस वीडियो में उत्तर देना चाहेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा होने की वजह से इसको हम 2 से 3 हिस्सों में लेके जाएं, जिससे कि आपको इस क्षेत्र की बारीक से बारीक जानकारियाँ मिल सकें और आप सही निर्णय ले सकें। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्लास्टिक क्षेत्र के जाने माने नाम डॉक्टर अपूर्व लोहिया से, जो कि इस क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं और बहुत सारी सर्जरीज को वो अंजाम दे चुके हैं। तो सर, हम आज इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विषय को लेकर के। तो एक लेमैन के लिए या एक जो व्यक्ति है इसके बारे में कम जानकारी रखता है, उसके लिए एक साधारण भाषा में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वर्ड को लेकर के आप क्या सोचते हैं और ये क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का मतलब है जो महिलाओं के स्तन है उनकी वृद्धि करना। वृद्धि करने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी महिला की प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट की सैगिंग हुई है जी। कोई महिला ने अपना वजन बहुत तेज़ी से कम करा हुआ है जिसकी वजह से उसके ब्रेस्ट की सैगिंग हुई है या वॉल्यूम का लॉस हुआ हो। कोई महिला है जिसके अंदर टीनेज के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से या हार्मोन की कमी होने से, खासकर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने की वजह से ब्रेस्ट के डेवलपमेंट ना हो पाए हों जी। इस तरीके की स्थिति में सिलिकॉन इम्प्लांट नाम की एक चीज़ आती है जी। एक तरीके का इम्प्लांट रहता है जो महिलाओं के स्तनों के नीचे सर्जरी करके डाला जाता है जी, जिससे महिलाओं के स्तनों को बेहतर आकार दिया जा सके या उसके अंदर वृद्धि को उत्पन्न किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहते हैं जी। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, इसमें आपने जैसे बताया कि आपका अगर साइज कम है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ा हुआ साइज है उसको वापस ला सकते हैं। ये इसके बारे में ये बताना चाहूँगा, जो ये एक अलग प्रक्रिया है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का मतलब होता है स्तन की वृद्धि करना जी। वही मैं चाह रहा था कि दर्शक समझ सकें कि ये इसमें जो बारीक अंतर है, इसीलिए हमारा एपिसोड हम जान रहे हैं कि लंबा हो सकता है। तो मैं एक एक बारीकी पर आपसे बात करूंगा। तो जो आप बता रहे हैं कि ब्रेस्ट अगर बड़े हुए हैं उनको छोटा करना है, वो एक अलग प्रक्रिया है। वो अलग प्रक्रिया है, उसको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कहते हैं। ओके। और ऑगमेंटेशन यानी बढ़ाना। ऑगमेंटेशन यानी बढ़ाना जी। तो सर, इसमें आपने जैसा बताया कि सिलिकॉन का प्रयोग होता है, तो कितने तरह की मटेरियल आप यूज़ करते हैं और उस मटेरियल का मतलब किस तरह से प्रयोग करके आप ब्रेस्ट को ऑगमेंट करते हैं? जो मटेरियल आज के ज़माने में या इस युग में यूज़ करा जाता है वो सिलिकॉन होता है जी। सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन की शीट होती है, मतलब सिलिकॉन का पूरा केस रहता है। उस सिलिकॉन के केसिंग के अंदर जो होता है एक खास किस्म का जेल भरा हुआ रहता है जी। तो इसको हम लोग अगर पूरा कहें तो ये होता है सिलिकॉन जेल बेस्ड इम्प्लांट जी। इसके पहले के युग में या ये कहें कि आज से कुछ साल पहले जो इम्प्लांट्स यूज़ करे जाते थे वो सलाइन इम्प्लांट्स होते थे जी।
हाउएवर आज के ज़माने को देखा जाए तो सलाइन इम्प्लांट्स का यूज़ काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जो रिजल्ट सलाइन इम्प्लांट से आया करते थे वो उतने नेचुरल नहीं होते थे जी, उतने दिखने में ठीक नहीं होते थे जितने कि आज के सिलिकॉन जेल बेस्ड इम्प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। जी। तो ये आपने 2 टाइप इसके बता दिए हैं कि जो एक सलाइन था अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपने बताया कि अच्छे नहीं रहे। हाँ। अब सिलिकॉन बेस्ड का चलन आ गया है जी। तो अब अगर किसी महिला को इस सर्जरी के लिए जाना है या इस इम्प्लांट के लिए जाना है तो वो कैसे अपने साइज के बारे में डिटरमाइन करे, किस तरह से उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसके लिए सूटेबल होगी और कौन सा साइज उसके लिए सूटेबल होगा? इसमें दोनों का इम्पॉर्टेंस है, यानी कि डॉक्टर और महिला, यानी कि जो पेशेंट है हमारी, जी, दोनों की राय मैटर करती हैं। सबसे पहले तो महिला का एक्सपेक्टेशन जानना जरूरी है। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि क्या उसने कोई फोटोग्राफ, कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल, कोई घर के आसपास रहने वाली दूसरी महिला उसको देखा हुआ है जिसके जैसे स्तन वो चाहती है अपने। जी, दूसरी बात रहती है डॉक्टर के पार्ट पे कि डॉक्टर उस फोटोग्राफ को देख के, समझ के, या जो दूसरी महिला उसको अकम्पनी कर रही है या उसके साथ में आई हुई है उसको एग्जामिन करके उसके साथ में ये सोच पाएँ या उस महिला पेशेंट को बता पाएँ कि क्या ये चीज़ उस महिला के लिए सूटेबल रहेगी और क्या ये पद्धति उस महिला के लिए पॉसिबल होगी। जी। तो उसके लिए कोई प्रोसीजर आप फॉलो करते होंगे जिससे कि आप ये पता लगा सकें कि किसके लिए क्या सूटेबल है? बिल्कुल, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिमेट्री देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि महिला के ऊपर क्या सूट करेगा। जी, एक बात होती है हमारे पेशेंट की सोच क्या है। जी, मान लीजिए कोई छोटे आकार की महिला है और वो कब डी पे जाना चाहती है या कब ई पे जाना चाहती है, जी, या बहुत बड़े वृक्ष चाहती है, जी, वक्ष चाहती है, हम्म, तो क्या ये उसकी बॉडी के साथ में मैच कर पाएगा? क्या ये उसके ऊपर नेचुरल, मतलब डिस्प्रपोर्शनेट ना हो, यानी कि वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, वो दिखने में ठीक होना चाहिए। जी, पर इसके अंदर यदि महिला का एक्सपेक्टेशन ये था कि वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तन चाहती है तो ये डॉक्टर का बताना उसको ज़रूरी रहेगा कि ये चीज़ उसके ऊपर सूट करेगी या नहीं करेगी। जी, यदि उसके बाद भी वो महिला चाहती है कि वो उस साइज़ के स्तन चाहती है और उस हिसाब से उस साइज़ का इम्प्लांट अपने अंदर डलवाना चाहती है, अपनी बॉडी में डलवाना चाहती है, जी, तो उसको रिकंसिडर किया जा सकता है। जी। आपने एक सैगिंग वर्ड भी यूज़ किया था कि पोस्ट डिलीवरी और इस तरह की किसी और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या किसी और वजह से अगर ये हो जाता है तो वो इसमें किस तरह से आप ट्रीट करते हैं सैगिंग को? जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सैगिंग होती है उसको भी ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है जी, वो ऑगमेंटेशन मैस्टोपेक्सी कहलाता है। ऑगमेंटेशन मैस्टोपेक्सी जो होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके की सर्जरी को मॉडिफाई किया जाता है कि जो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स नीचे की तरफ ड्रूप करना चालू कर जाता है या नीचे की तरफ ढलना शुरू हो जाता है, जी, उसको ऊपर करने के लिए एक दूसरी तरीके की सर्जरी होती है जो ऑगमेंटेशन मैस्टोपेक्सी के नाम से जानी जाती है। हालांकि अगर केवल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डाले जाएं तो उससे भी कुछ हद तक जो सैगिंग होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है या स्तनों को थोड़ा बेहतर आकार देके जी, जो सैगिंग होती है उसको कुछ हद तक हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ऑगमेंटेशन मैस्टोपेक्सी और प्लेन ब्रेस्ट इम्प्लांट जो होता है वो दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट का यूज़ मेनली वॉल्यूम फिलिंग के लिए, यानी कि छोटे साइज के स्तनों को बड़ा करने के लिए काम आता है। हालांकि जिन महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट सैग करना चालू कर देते हैं उसके अंदर ना सिर्फ ऑगमेंटेशन, हम लोगों को दूसरी प्रक्रिया जो कि निपल एरिया कॉम्प्लेक्स को ऊपर खींच के लाती है, जिसे हम लोग मैस्टोपेक्सी के नाम से जानते हैं, वो भी साथ में करनी पड़ती है। ओके। तो सर डॉक्टर साहब ये हमारे दर्शकों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो प्रोसीजर होते हैं ये कितने सेफ हैं और दूसरा कितने लॉन्ग लास्टिंग हैं? यदि ये प्रक्रिया किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की जाए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, यदि क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट बहुत बढ़िया है जी, बात नंबर 2, अगर इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ साथ इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए तो ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ है। जी, रही बात कि कितना इम्प्लांट लास्ट करता है, तो ये कहना गलत होगा कि ये आजीवन लास्ट करता है। मोटे तौर पे
7 से 10 साल एक इम्प्लांट की लाइफ होती है। जी। कई कंपनीज क्लेम करती हैं कि इम्प्लांट की लाइफ अप टू 20 ईयर्स हो सकती है, लेकिन फिर भी जो आज तक ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि 7 से 10 साल तक आराम से एक इम्प्लांट लास्ट करता है, यदि इस प्रक्रिया को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में और अब जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर चूँकि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन इन्वॉल्व है, तो बात आती है कि सर्जिकल केस के लिए आपको फिटनेस देखनी होती है पेशेंट की, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन इस सर्जरी के लिए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक चीज़ से कि क्या महिला के एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरे किए जा सकते हैं जी। क्या जो उसने डॉक्टर से बात करी है, क्या डॉक्टर उसकी बात से सहमत है और वो इस बात को एग्जीक्यूट करना चाहेगा। जी। सबसे पहली बात ये, यदि दोनों की धारणाएं या दोनों की बातचीत करने के बाद में सहमति होती है तो उसके बाद में बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम लोगों को करवा के देखने होते हैं, जिसके अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस सबसे परम होते हैं। जी। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या हीमोग्लोबिन, किसी तरह की कोई खून की बीमारी, किसी तरह की कोई भी अन्य बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई लंबी रह चुकी बीमारी पेशेंट को थी जिसका वो ट्रीटमेंट करवा चुकी है, किसी भी तरीके की कोई चर्म रोग की लंबे टाइम से कोई हिस्ट्री रही हो, क्या किसी तरह की कोई कार्डियक हिस्ट्री पेशेंट को रही हो, किसी और तरीके की समस्या उसकी फैमिली में रन करती हुई आई हो, जैसे कि कोई महिला को स्तन का कैंसर रह चुका हो, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जानना। जी। इसके बाद में केवल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि मेमोग्राफी या यूएसजी, एज के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस जो महिलाओं के अंदर हम लोगों को करवानी पड़ सकती हैं जी, इससे पहले कि हम कमिट कर पाएँ कि ये सर्जरी उसमें पॉसिबल है। यानी कि बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि क्या पेशेंट खून के माध्यम से पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्या उसमें उचित अमाउंट है हीमोग्लोबिन का कि वो सर्जरी करवा सकती है, क्या उसके शक्कर के लेवल्स नॉर्मल हैं, यदि शक्कर बढ़ी हुई है या पेशेंट डायबिटिक है तो क्या ये सर्जरी करना उसके अंदर उपयुक्त होगा और सेफ होगा, ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी। जी। महिला को प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी तो नहीं है स्तन से रिलेटेड या कोई चमड़ी से रिलेटेड बीमारी। जी। स्तन से रिलेटेड बीमारी यानी कि ये जानना जरूरी है कि कोई गठान ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग तो नहीं है, जिसके लिए हम लोग पहले यूएसजी करवाएंगे। यदि महिला की एज 40 के ऊपर है तो उसके अंदर मेमोग्राफी करवाएंगे। कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती है जिसके अंदर हम लोगों को ब्रेस्ट की एमआरआई भी करवानी पड़ सकती है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा के तय करेंगे कि क्या महिला ये सर्जरी करवा सकती है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने एक वर्ड यूज़ किया था जिसमें आपने कहा कि कई बार होता है कैंसर की वजह से, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट का पूरा रिमूवल कराना पड़ता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि उस तरह के पेशेंट्स, चूँकि पूरा ब्रेस्ट चला गया है महिला का, तो उसमें काफ़ी हीन भावना आ जाती है, सोशली वो थोड़ा सा कटना शुरू हो जाती हैं, तो क्या पोस्ट सर्जरी ऐसी महिलाओं को आप इस तरह की एडवाइस दे सकते हैं या पॉसिबल है? यस, ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है, मैं ये ऐसा कहना चाहूँगा। हालांकि मैं इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो सिलिकॉन इम्प्लांट के द्वारा किया जाता है वो एक एस्थेटिक सर्जरी है। जी। यदि पेशेंट की मैस्टेक्टमी हो चुकी है यानी कि किसी कैंसर की वजह से उसका स्तन निकाला गया है तो जो आमतौर पर यूज प्रक्रिया होती है उसको ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं, जिसके अंदर महिला की खुद की मांसपेशियाँ जो अन्य जगहों पर पाई जाती है, जैसे कि मान लो पेट की मांसपेशी है या स्तन के आसपास की मांसपेशियाँ हैं, उससे रिकंस्ट्रक्शन यदि किया जाए तो ये ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की तरफ आएगा। ये एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। हालांकि आज के ज़माने में या आज के युग में ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के थ्रू भी मैस्टोपेक्सी वाले पेशेंट्स, ब्रेस्ट मैस्टेक्टोमी वाले पेशेंट्स की, मैस्टेक्टोमी का मतलब जिनके स्तन निकाल दिए गए हों, ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा उनके स्तन की वृद्धि करना वापस से संभव है। ओके, तो ये तो काफ़ी उम्मीद की किरण दे रहे हैं डॉक्टर साहब कि ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको कि अनफॉर्चुनेटली कैंसर की वजह से उनका ब्रेस्ट निकाला जा चुका है और उनको सोशल होने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, तो वे लोग भी इस तरह की सर्जरी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो सर्जरी के लिए आपने सारे इन्वेस्टिगेशन कर लिए,
तो एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे इन बिटवीन पूछना चाहूँगा कि जो आपने बीच में एक मेंशन किया था कि कप साइजेस की आपने बात की थी, तो कप साइजेस क्या होते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो महिला को आप सर्जरी में ले रहे हैं उसमें आप और किन किन चीज़ों की कंसिडरेशन लेते हैं, किस तरह की आपकी प्रिपरेशंस होती हैं ताकि वो सक्सेसफुली सर्जरी जा सके। तो इनफैक्ट ये मेरे एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हो गए हैं। जी, मैं इसको कुछ इस तरीके से पुटअप करना चाहूँगा। सबसे पहले यदि सारे के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस ठीक आए हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हमको परमिट करते हैं कि पेशेंट पे सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है, तब पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस और डॉक्टर वो रिजल्ट डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता उसके बारे में चर्चा होने के बाद, जब पेशेंट और डॉक्टर दोनों की सहमति हो जाती है तो उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन नाम की एक चीज़ कंडक्ट की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक डॉक्टर चेक करता है कि सैगिंग कितनी है ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट का वॉल्यूम कितना है, स्तन को जो हम लोगों को बढ़ाना है वो करंट कप साइज़ को हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। जैसे कि मान लीजिए किसी महिला का कप साइज़ B है और वो चाहती है कि वो D साइज़ तक चली जाए, तो सबसे पहले इस बात को हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि कप साइज़ होता क्या है। जी। तो बाय डेफिनेशन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कप साइज़ होता क्या है। यदि हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, सरकमफ्रेंस पूरा का पूरा चेस्ट सरकमफ्रेंस मेजरमेंट लेते हैं, तो निपल से पीछे तक जो मेजरमेंट लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बस्ट साइज, इंच के अंदर। जी। और जहाँ इंफ्रामेमरी फोल्ड या फोल्ड जो होता है जो स्तनों के नीचे होता है, वहां से हम लोग जो साइज लेते हैं वो होता है इंफ्रामेमरी चेस्ट डायमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि निपल के अक्रॉस जो पूरा का पूरा मेजरमेंट हमने पीछे से लिया और इंफ्रामेमरी फोल्ड के लेवल पे जो हम लोगों ने डायमीटर का साइज लिया है इंचेस में, उसका जो डिफरेंस होता है वो हमें बताता है कि कप साइज क्या है। जी। जैसे कि मान लीजिए दोनों इसकी एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होगी, प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है। यदि मान लीजिए 1 इंच है दोनों के बीच का डिफरेंस, जी, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स से लेकर इंफ्रामेमरी फोल्ड के बीच में जो डिफरेंस आया हुआ है सरकमफ्रेंस का, यदि वो 1 इंच का है तो वो कप साइज A होगा। जी। इसी तरीके से यदि वो 2 इंच है तो कप साइज 2 होगा। इसी तरीके से 3, 4। जी। तो इस बात पे डिपेंड करता है। पहली चीज होती है कप साइज कि महिला क्या कप साइज चाहती है। दूसरी चीज होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि छाती से उठाव कितना आता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। जो साइज या वॉल्यूम होता है उसको हम मेजर करते हैं कप के साइज के हिसाब से। जी। तो ये तो बहुत ही तकनीकी मामला हो गया और आप दर्शकों को लग रहा होगा कि काफ़ी तकनीकी भाषा में हम लोग चले गए, लेकिन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सारी चीज़ों को जानेंगे नहीं तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाएंगी और हो सकता है कि इससे आगे चल के आपको निराशा हाथ लगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं तक रखना चाहेंगे, क्योंकि इसके आगे हम सर्जिकल प्रोसेस पे जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके दिमाग में सर्जरी को लेकर प्रश्न होंगे कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सर्जरी के बाद कितनी देर की प्रक्रिया है, कितने दिन बाद हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं, और बहुत सारे खान पान से लेके संबंधित आपके दिमाग में हो सकते प्रश्न हो कि इस सर्जरी के बाद हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है आज के विषय को लेकर के तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम जब अगला एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे तो उस एपिसोड में आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि दर्शकों को बहुत सरल भाषा में ये चीज़ समझ में भी आई होगी। और इसके बावजूद अगर आपके प्रश्न हैं तो डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। जल्दी हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड में, जिसमें कि हम सर्जिकल प्रोसेस के और आगे की प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।